हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग यहाँ पे हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आपको क्लास 12th का पूरा सिलेबस अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगी। जितना मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ उतना अच्छे से क्लास में पढ़ो। जो नोट्स है उन नोट्स के अलावा जो उसमें क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करो। बोर्ड्स में आपके 95% कहीं नहीं गए। एनसीईआरटी में जो भी बातें लिखी हुई है एक एक बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। बस जितना मैं आपके लिए कर रही हूँ आपको भी मेरे लिए उतना ही करना है और अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा क्लास में जो भी डाउट्स हो उनको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें ताकि मैं आप लोगों के वो डाउट्स नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर सकूं। तो यहाँ पे हम लोग अपना पहला चैप्टर क्लास 12th का सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले साल ये चैप्टर हट गया था लेकिन इस साल सीबीएसई ने फिर से इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया है। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करना कि एक्चुअल में ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। तो देखो, सॉलिड स्टेट में सबसे पहले ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि हमारे पास 3 स्टेट्स होती है मैटर की। एक सॉलिड होती है, एक लिक्विड होती है, एक गैस होती है। अब ये सॉलिड लिक्विड गैस तो हम सब पढ़ रहे हैं कि एक्चुअल में सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स पास पास होते हैं, लिक्विड्स में थोड़े से दूर होते हैं, गैसेस में बिल्कुल पार्टिकल्स हमारे दूर दूर होते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत क्या है एक्चुअल में, हमें तो पता ही है कि सॉलिड क्या होता है ना। तो क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। तो देखो, एक्चुअल में हम देखते हैं कि जो हमारा सॉल्ट होता है NaCl, हमें दिखता है छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे ही पानी में मैं उसको डालती हूँ तो जो मेरा सॉल्ट है वो घुल जाता है और उसकी अपनी आइडेंटिटी वो लूज कर देता है, सॉल्यूशन बन जाता है ना। अब NaCl जैसा हमें दिखता है ना छोटे छोटे पार्टिकल्स, वैसा होता नहीं है। इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का क्या मतलब है बच्चों, देखो अब हमारे पास NaCl में क्या है, आयंस है। कौन कौन से आयंस है, एक तो Na+ है, दूसरा Cl- है। तो एक तो हमारे पास कैटायन है, दूसरा हमारे पास एनायन है ना। तो ये जो कैटायंस होते हैं, ये जो एनायंस होते हैं ना, एक पर्टिकुलर सॉलिड में इनकी प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। मतलब कि एक Na+ एक जगह पे होगा, Cl- एक दूसरी फिक्स जगह पे होगा, फिर उसी फिक्स जगह पे एक Na+ होगा और उसी फिक्स जगह पे एक Cl- होगा, है ना। तो इस तरीके से जो हमारे Na+ आयंस होते हैं, Cl- आयंस होते हैं, इनकी सॉलिड में मतलब जो इनका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है ना उसमें फिक्स्ड अरेंजमेंट होती है। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी हो रहा है, कहीं भी Na+ है, कहीं भी Cl- है। तो इन सॉलिड्स के स्ट्रक्चर को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जरूरी क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, आगे जाके ना बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं और ये सॉलिड्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही इनकी बहुत सी एप्लीकेशंस निकाल रहे हैं। अब एप्लीकेशंस कौन कौन सी, हमें पता है कि आयरन जो होता है वो मैग्नेट की तरह काम करता है ना। अब उन्हें कैसे पता लगा कि आयरन मैग्नेट की तरह काम करेगा। अब तुम बोलोगे कि वो जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था बचपन में आयरन फिलिंग्स वाला, उसके थ्रू करके देख लेंगे, लेकिन नहीं। बहुत इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो इसके स्ट्रक्चर के थ्रू पढ़ी जाती है। और भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, वो इनके स्ट्रक्चर से ही रिलेट होती है। तो इसीलिए अगर आप जाके आगे इंजीनियरिंग करते हो और ये चीजें पढ़ते हो तो इसलिए ये चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आप इन चीजों को, सॉलिड्स को अच्छे से पढ़ सके, है ना। और भी बहुत सारी चीजें, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनमें भी इन सॉलिड्स का यूज होता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन जो एप्लीकेशंस हमारी आगे जाके यूज होती है, इसीलिए हम इस चैप्टर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखो, हमारे पास आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड के टाइप्स। सॉलिड के 2 तरीके के टाइप्स होते हैं हमारे, अभी बताऊंगी उनके बारे में। उससे पहले सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, मुझे पता है आप लोग पढ़ के आ रहे हैं लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एक्चुअल में सॉलिड में होता क्या है, उनके अंदर फोर्सेस कैसे होते हैं, डिस्टेंसेस कैसे होते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास सॉलिड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखी है। हमें पता है कि सॉलिड बहुत रिजिड होते हैं। रिजिड का क्या मतलब है, हार्ड। अब हार्ड कैसे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ना, आयरन जो बिल्डिंग्स बनती है इतनी बड़ी बड़ी, इतना ज्यादा वो वेट अपना विथस्टैंड कर लेती है, इतना ज्यादा वेट टॉलरेट कैसे कर लेती है वो, इसी वजह से वो टॉलरेट कर लेती है क्योंकि हमारे जो सॉलिड होता है ना, जो आयरन होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो सॉलिड की एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि जो सॉलिड होता है वो रिजिड होता है। उसके अलावा जो हमारे सॉलिड होता है उनका डेफिनेट मास होता है, उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होती है ना। दूसरी कि उनके बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं।
ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी कि हमें पता है कि लिक्विड, हमारे पास जो मैटर होता है ना, उसकी 3 स्टेट्स होती है। एक तो सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है। अब कैसे पता चलेगा कि किसी भी सब्सटेंस की कौन सी स्टेट होगी, वो सॉलिड होगी, वो लिक्विड होगी या फिर वो गैस होगी? तो बच्चों उसके लिए ना 2 चीजें होती है हमारे पास। वो 2 फैक्टर्स ही डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में किसी भी सब्सटेंस की स्टेट क्या होगी। उनमें से एक पहला फैक्टर होता है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और दूसरा फैक्टर होता है थर्मल एनर्जी। अब डरना नहीं है इसको सुन के कि थर्मल एनर्जी क्या है भाई। तो देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो आपको पता ही है, 2 पार्टिकल है, 2 एटम है, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं। जिस फोर्स से एक दूसरे को खींच रहे हैं वही कहलाएंगे हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेस। अगर 2 एटम्स के बीच में फोर्सेस बहुत ज्यादा है तो वो दोनों एटम क्या करेंगे? एक दूसरे को खींचेंगे एक दूसरे की तरफ। अगर वो एक दूसरे को खींचेंगे तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस छोटा हो जाएगा। अगर वो डिस्टेंस छोटा हो जाएगा तो वो मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास रहेंगे, है ना। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में जो फोर्सेस है वो फोर्सेस अगर बहुत ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे, है ना। अगर वो एक दूसरे के पास ही नहीं रहना चाहते, वो तो एक दूसरे से दूर दूर भाग जाएंगे। अगर वो एक दूसरे से दूर दूर भाग गए तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो एक फैक्टर तो ये हो गया कि अगर फोर्स ज्यादा है तो मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे, अगर फोर्स कम है तो मॉलिक्यूल्स दूर भाग जाएंगे। तो ये तो पहला फैक्टर हो गया। लेकिन अब फोर्स कम है, चलो ठीक है, मान लिया कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास नहीं रहना चाहते तो एक दूसरे से दूर दूर है एक दूसरे से, ठीक है। अब ऐसा भी तो कोई और फैक्टर होना चाहिए ना कि वो एक दूसरे से कितनी दूर जा सकते हैं। फोर्स नहीं है मान, लेकिन वो अगर यहाँ पे पड़े हुए हैं, एक दूसरे को खींच नहीं रहे तो एक दूसरे को रिपेल भी तो नहीं कर रहे ना। तो कुछ और ऐसा फैक्टर होना चाहिए ना जो स्टेट को डिफाइन करेगा। वो फैक्टर होता है हमारा थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी का क्या मतलब है? थर्मल का मतलब होता है बच्चों हीट। अब हमें पता है जब मैं हीट दूंगी, जो टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, तो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम लोग हीट देते हैं, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो होता क्या है, मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आ गई। अब जब एनर्जी आ गई, आपके पास भी एनर्जी आ गई, बहुत फुर्तीला होकर काम करते हो, बहुत अच्छे से काम करते हो। ऐसे ही जब मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आ गई, अब तो उसके पास बहुत सारी एनर्जी है, तो वो क्या करता है, घूमना शुरू कर देता है, मूव करने लग जाता है ना। तो उसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं कि उसके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई एक तरीके से, है ना। तो अगर मेरे पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो मॉलिक्यूल के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ऐसे रैंडमली घूमते रहेंगे। अब पहले क्या था, मैंने बोला कि जब मेरे पास फोर्स कम होगा तो अगर वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे तो एक दूसरे को रिपेल भी तो नहीं कर रहे। लेकिन अगर मॉलिक्यूल के पास थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एकदम से घूमते रहेंगे और घूमते घूमते एक दूसरे से दूर चले जाएंगे वो, है ना। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अगर उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, एक ही जगह पे वो फिक्स खड़े रहेंगे, थोड़ा सा हल्का हल्का वो मूवमेंट शो करेंगे, है ना, इस तरीके से। तो यही 2 फैक्टर्स है जो एक्चुअल में किसी सब्सटेंस की स्टेट को डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैं बोलूं, अगर फोर्स बहुत ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा, लो टेम्परेचर है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, एक तो वो एक जगह पे खड़े हुए हैं, दूसरा एक दूसरे को अट्रैक्ट करे जा रहे हैं। तो होगा क्या एक्चुअल में, जो मेरे मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल सारे इस तरीके से एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे ना, इस तरीके से, है ना। तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे तो जो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ आपस में रहेंगे। तो इस तरीके से जब फोर्स बहुत ज्यादा हो, जब टेम्परेचर बहुत कम हो, तो हमारे पास कौन सी स्टेट अराइज होती है, उस टाइम पे हमारे पास मैटर की स्टेट जो अराइज होती है वो होती है सॉलिड स्टेट। तो इसी तरीके से हमारे पास जो पहली स्टेट बनती है ना, सॉलिड स्टेट, वो बनती है ना। अब अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस है ही नहीं, मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ही नहीं रहे, बस दूर दूर है, और उसके अलावा थर्मल एनर्जी उनके पास इतनी ज्यादा है, टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। आपने देखा होगा एयर में पार्टिकल्स जो होते हैं मूव करते रहते हैं ना, गैसेस में जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, कोई अट्रैक्शन नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, घूम रहे होते हैं बस आराम से मजे में। तो इसलिए जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, और जब पार्टिकल्स हमारे पास एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं इस तरीके से, जब उनके पास कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, तो हमारी कौन सी स्टेट बनती है,
गैसियस स्टेट बन जाती है ना। और उसके अलावा जब थोड़े से फोर्स लगे और थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी हो तो इन दोनों के बीच की जो इंटरमीडिएट स्टेट बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड स्टेट बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली हमारे पास यही दो फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं कि एक्चुअल में एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की स्टेट क्या होगी, वो सॉलिड होगी, वो लिक्विड होगी या फिर वो गैस होगी। जैसे कि आप देख सकते हो इस फिगर में, सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास बैठे हुए हैं, लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सा डिस्टेंस है, गैसेस में मॉलिक्यूल्स बिल्कुल दूर दूर आराम से मजे से घूम रहे हैं। और इसी वजह से उस स्टेट को हमने क्या बोला, गैसियस स्टेट बोला। जब मॉलिक्यूल्स बिल्कुल दूर दूर है, जब आपस में कॉम्पैक्ट हो गए, एक दूसरे के साथ जुड़ गए, उस स्टेट को हमने बोला सॉलिड स्टेट, है ना। अब डिस्कस करते हैं जल्दी से सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज, देन हम आएंगे हमारे मेन टॉपिक पे, सॉलिड्स के टाइप। तो हमने देखा कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के पास पास है, तो उस वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत ही छोटे छोटे डिस्टेंसेस है, बहुत ही पास पास है, तो डिस्टेंस तो शॉर्ट ही होगा ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, तभी तो वो पास रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तभी तो वो पास पास है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होंगे। अब एटम जो है उनकी थर्मल एनर्जी बहुत लो होगी, अभी मैंने बोला, तभी तो थर्मल एनर्जी लो है, एनर्जी नहीं है कि वो मूव कर सके अपनी पोजीशन से। तो इसलिए जो एटम्स होते हैं ना उनकी फिक्स पोजीशन होती है, मतलब वो एक ही जगह पे एक एटम पड़ा हुआ है इस तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं है वो मूव नहीं करेगा, वो अपनी मेन पोजीशन पे ऑसिलेट तो करेगा ही, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी तो हम दे ही रहे हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर तो हम लोग दे ही रहे हैं। तो सॉलिड में मॉलिक्यूल फिक्स पोजीशन पे तो है, लेकिन अपनी वो मेन पोजीशन पे ऑसिलेट करता रहता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि सॉलिड्स हमारे इनकम्प्रेसिबल होते हैं। आयरन को कंप्रेस करके देखो, कंप्रेस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, तुम्हारा हाथ थक जाएगा लेकिन वो कंप्रेस नहीं होगा, है ना। तो सॉलिड्स हमारे इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे कि मैम एक्सेप्शन तो होती है, स्पॉन्ज भी एक सॉलिड होता है, उसको तो मैं कंप्रेस कर सकती हूँ। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन केमिस्ट्री, तो इसीलिए एक्सेप्शन तो होगी। तो स्पॉन्ज जो होता है उसमें थोड़े से वीक फोर्सेस होते हैं, इस वजह से उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे नॉर्मल मेटल्स होते हैं ना उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, नॉर्मल सॉलिड्स होते हैं, सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास उनका पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर आप देखोगे आयरन का डेफिनेट वॉल्यूम है, ब्रिक लोगे, एक पत्थर लोगे, एक ईंट लोगे, उसका डेफिनेट वॉल्यूम है। तो जितने भी तरह के हमारे सॉलिड्स होते हैं उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। डेंसिटी उनकी बहुत ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजली पैक है, एक तरीके से पास पास है। अगर मॉलिक्यूल क्लोजली पैक है, डिस्टेंस बहुत कम है, तो डेंसिटी तो ज्यादा होगी, है ना। सॉलिड्स का डिफ्यूजन बहुत स्लोली होता है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। आप सभी को पता होगा कि जो लिक्विड्स और गैसेस होते हैं उनको हम फ्लूइड्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, वो फ्लो कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो डिफ्यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें डिफ्यूज करना है, अगर उन्हें घूमना है, तो उनको पहले तो अपने पार्टिकल के बीच के फोर्सेस को तोड़ना पड़ेगा। अब उन फोर्सेस को तोड़ना इतना आसान थोड़ी ना है ना। तो इस वजह से जो सॉलिड्स होते हैं वो बहुत ही स्लोली डिफ्यूज करते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक सी बातें थी जो इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताई कि ये चैप्टर एक्चुअल में पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग। उसके बाद सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब आते हैं हम लोग हमारे मेन पार्ट पे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। अब बच्चों देखो, सॉलिड्स जो होते हैं ना हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन मैं किस बेसिस पे कर रही हूं वो जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सॉलिड्स देखो बेसिकली किस तरीके से वो एटम्स हमारे पास अरेंज्ड है, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं। वो एटम्स मेरे प्रॉपर तरीके से प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज्ड है या फिर रैंडमली अरेंज्ड है, तो उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से मेनली हम सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं। पहली क्लासिफिकेशन होती है मेरे पास अमorphous सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अब क्या होता है अमorphous सॉलिड, क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड? अब इनके नाम से ही एक मतलब निकल रहा है। क्या मतलब निकल रहा है कि जो मेरे अमorphous सॉलिड्स होते हैं ना, अमorphous सॉलिड्स के अंदर इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। अमorphous का मतलब होता है कि इरेगुलर अरेंजमेंट या फिर इरेगुलर शेप एक तरीके से। लेकिन क्रिस्टलाइन का मतलब होता है रेगुलर शेप या फिर रेगुलर ज्योमेट्री, मतलब एक प्रॉपर तरीके से मेरे एटम्स उसके अंदर अटैच्ड है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, जो मेरे अमorphous सॉलिड्स होते हैं या फिर जो मेरे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना,
उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में अमरफस सॉलिड्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, कैसे हम दोनों सॉलिड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं और क्यों, इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है, एक्चुअल में यह डिफरेंस क्यों आ रहा है तो वो सॉलिड ही, लेकिन ऐसा क्या है उनमें जो इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनकी ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों देखो मैंने एक छोटा सा जनरल सा एग्जांपल लिया। आप सभी लोगों ने देखा होगा रूबिक्स क्यूब, बचपन में हम खेलते हैं, क्यूब होता है, उसको घुमाते हैं, थोड़ा थोड़ा उसके कलर चेंज हो जाते हैं, फिर हम लेके बैठे रहते हैं उसको, उसमें से ट्रिक ढूंढते हैं ताकि हम फिर से उसको अरेंज कर सके, है ना। बचपन में आप लोगों ने बहुत खेला होगा। तो देखो पहले जब हम उसे नया नया खरीदते हैं ना उस क्यूब को, तो बहुत ही सुंदर सा होता है। एक साइड पे येलो कलर होता है उस क्यूब में, एक साइड पे ब्लू कलर होता है, एक रेड, एक व्हाइट, इस तरीके से। तो प्रॉपर कलर आप लोगों को देखने को मिलता है, मतलब प्रॉपर अरेंज्ड मैनर में वो होता है, व्हाइट एक साथ, ब्लू एक साथ, रेड एक साथ। ठीक है, लेकिन जब हम उसे बिगाड़ देते हैं ना, ऐसे घुमा घुमा के हम जान के बिगाड़ते हैं क्योंकि मजा आता है, फिर दिमाग लगाएंगे, खेलेंगे, उसे देखेंगे कि क्या करें इसमें कि वो फिर से वैसे हो जाए, है ना। तो जब उसे बिगाड़ देते हैं तो सारे कलर ना डिसऑर्डर हो जाते हैं, मतलब कि एक जगह रेड आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा फिगर में, या ग्रीन आ रहा है या रेड आ रहा है, तो कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं रही इसकी, है ना। तो यही होता है हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में और अमरफस सॉलिड में। ये जो आपको ऑर्डर्ड वाला दिख रहा है ना, जिसमें कि सारे कलर प्रॉपर ऑर्डर में है, प्रॉपर सीक्वेंस में है, उस तरीके के सॉलिड्स को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब जहां पे आपको कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं दिख रहा ना, रैंडमली सारे के सारे अरेंज्ड है मेरे एटम्स, या फिर ये जो कलर है रैंडमली अरेंज्ड है, कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, उस तरीके के सॉलिड्स को हम लोग बोलते हैं अमरफस सॉलिड्स। क्या बोलते हैं? अमरफस सॉलिड्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब अगर आप मूवी हॉल में जाते हो तो रैंडमली लोग बैठे होते हैं, कहीं पे भी बच्चे, कहीं पे भी बड़े, कहीं पे भी रैंडमली लोग बैठे होते हैं। लेकिन अगर किसी सेमिनार में जाते हो तो देखते हो ना, वहां पे प्रॉपर तरीके से सब लोग बैठे होते हैं। कहीं पे आप लोगों के प्रॉपर तरीके से सब लोग बैठे होते हैं, एक जगह पे हमारे मेंस बैठे होते हैं, एक जगह पे वुमेन्स बैठे होते हैं। तो प्रॉपर अरेंजमेंट से लोगों को बिठाया जाता है ताकि हमारा प्रॉपर वहां पे डिसिप्लिन बना रहे, है ना। तो मूवी हॉल में तो रैंडमली लोग बैठे हैं, तो रैंडमली बैठे, इसका मतलब क्या है? जो सॉलिड्स जिनमें एटम्स रैंडमली अरेंज्ड है ना, उस तरीके के सॉलिड्स को हम लोग बोलते हैं अमरफस सॉलिड्स। उसके अलावा जब हमारे पास एटम्स बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, उसकी प्रॉपर पोजीशंस होती है, देन उन तरीके के सॉलिड्स को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आई होप आप लोगों को इस एग्जांपल के थ्रू इजीली समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट डिफरेंस यही है इन दोनों के बीच में, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें ऑर्डर्ड, बिल्कुल रेगुलर सीक्वेंस होता है, ऑर्डर्ड वे में जो एटम्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। लेकिन जो मेरे अमरफस सॉलिड्स होते हैं उसमें कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं होता, नो रेगुलर पैटर्न, और सारे के सारे जो मेरे एटम्स होते हैं ना वो डिफरेंट, मतलब कि रैंडमली अरेंज होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया डिफरेंट। अब ये तो मैंने रैंडमली बात करी, इसका मैंने आपको थोड़ा केमिस्ट्री के टर्म्स में भी एग्जांपल देती हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए आपको। अब ये फिगर दिख रही होगी आपको, आप सभी ने पढ़ा होगा अपनी 11वीं क्लास में, जब आप ग्रुप 14 पढ़ते हो तो आप उसमें ना सिलिकॉन के बारे में पढ़ते हो, है ना। तो उसमें आपने पढ़ा होगा सिलिका के बारे में, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्वार्ट्स जो होता है ना, क्वार्ट्स वॉचेस में भी होता है, क्वार्ट्स आपने देखा होगा, घड़ियों में लिखा होता है क्वार्ट्स। अभी क्वार्ट्स क्या है? क्वार्ट्स जो होता है ना वो बेसिकली सिलिका होता है। अब ये सिलिका क्या होता है? सिलिका होता है SiO2। ठीक है, अब एक्चुअली में आप लोगों ने पढ़ा होगा SiO2 के स्ट्रक्चर के बारे में, इसका ना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रल का मतलब है कि सिलिकॉन जो है इस तरीके से 4 ऑक्सीजन आटम टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं, फिर एक और सिलिकॉन आएगा इस तरीके से, मतलब बिल्कुल प्रॉपर अरेंजमेंट होती है इसमें। पहले एक यूनिट, फिर दूसरी यूनिट, फिर तीसरी यूनिट, फिर फोर्थ यूनिट, इस तरीके से प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। तो जब प्रॉपर अरेंजमेंट होगी तो उस तरीके के सॉलिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं, है ना। तो जैसे कि इस फिगर में देखो, अब इस फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये रेड वाले समझ लो ऑक्सीजन है और ये ब्लू वाले समझ लो सिलिकॉन है। तो पहले एक हमारे पास आई यूनिट, फिर ऐसे ही दूसरी यूनिट आई, फिर तीसरी यूनिट आई, फिर फोर्थ यूनिट आई। तो प्रॉपर तरीके से वो एटम्स आपस में सारे के सारे अरेंज्ड है। तो ये जो क्वार्ट्ज है हमारे पास, ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये हुआ मेरे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल। ठीक है, अब लेकिन क्वार्ट्ज के अलावा एक हमारे पास क्वार्ट्ज ग्लास नाम की भी चीज होती है। अब कंपोजिशन सेम है तो उसमें सिलिका ही है, तो उसमें SiO2 ही, लेकिन डिफरेंस कहां पे आ रहा है? डिफरेंस अब अरेंजमेंट में आ रहा है एटम्स की।
मतलब पहले क्या था, एक यूनिट दूसरी यूनिट प्रॉपरली वो आपस में अरेंज थी, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। लेकिन अब साथ वाली यूनिट में देखो, एक इस तरीके से अरेंज है, एक इस तरीके से अरेंज है, एक इस तरीके से अरेंज है ना, तो कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। तो इसीलिए ये जो मेरा क्वार्ट्ज ग्लास होता है ना, क्वार्ट्ज ग्लास को मैंने क्या बोला कि क्वार्ट्ज ग्लास होता है मेरा अमरफस सॉलिड। क्या होता है, अमरफस सॉलिड्स। और एग्जांपल देती हूँ, रबड़ देखिए ना, रबड़ स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेच हो जाएगी, है ना, लूज बिल्कुल छोड़ दोगे तो लूज हो जाएगी। तो रबड़ भी एक अमरफस सॉलिड का टाइप होता है। कोई प्रॉपर, अगर देखो उसमें प्रॉपर, खुद ही सोचो, अगर उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते, प्रॉपर उसमें अरेंज मैनर में जो एटम्स होते मेरे, तो भाई मैं उसको खींच थोड़ी ना पाती। अगर उसमें इतने ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं है तभी तो वो स्ट्रेच कर पा रही हूँ ना उसको, है ना। इसी वजह से ही और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कब नहीं होंगे, जब मेरे पास रैंडमली अरेंज होंगे एटम्स, है ना। तो रबड़ जो होती है ना मेरी, रबड़ क्वार्ट्ज ग्लास के अलावा रबड़ भी एक अमरफस सॉलिड्स का एग्जाम्पल होता है। उसके अलावा आयरन जो होता है, आयरन कितना हार्ड होता है, हाथ से तोड़ सकते हो क्या, नहीं तोड़ सकते, बिकॉज उसमें एटम्स होते हैं ना वो फिक्स तरीके से अरेंज होते हैं। ऐसे ही जो मेरा कॉमन सॉल्ट होता है, तो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के और एग्जांपल क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है मेरे पास आयरन हो गया, उसके अलावा जो मेरा कॉमन सॉल्ट हो गया, जो मेरा जिंक हो गया, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, ये सभी एग्जाम्पल है मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बस छोटी सी बात याद रखनी है, जो मेरा रूबिक्स क्यूब होता है ना, बस वैसे ही समझ लो कि वैसे ही कुछ होता होगा उसके स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से उसको हमने क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट्स पे। हमें पता है सॉलिड को मेल्ट करेंगे लिक्विड बन जाएगा, है ना। अब दोनों जो मेरे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और जो अमरफस सॉलिड्स होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट के टर्म्स में बच्चों क्या डिफरेंस होता है, एक बार सोच के देखो। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या था कि जो मेरे एटम्स थे ना वो प्रॉपरली अरेंज थे, सारे के सारे एक ही फैशन में अरेंज है, एक ही मैनर में अरेंज है, एक जगह पहले आया फिर दूसरा आया फिर तीसरा आया, उसी मैनर में नीचे आए वो सारे के सारे। तो सभी जगह जो फोर्सेज होंगे ना वो सेम तरीके के फोर्सेज होंगे। ठीक है, पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, सभी जगह जो मेरे फोर्सेज होंगे वो सेम तरीके के फोर्सेज होंगे। जब मैंने टेम्परेचर दिया, मैं उसको मेल्ट करना चाहती हूँ, मैं क्वार्ट्ज को ना मेल्ट करना चाहती हूँ लिक्विड में। जैसे ही मैंने टेम्परेचर दिया, क्योंकि सारे फोर्सेज मेरे सेम स्ट्रेंथ के हैं, तो जब मैं टेम्परेचर दूंगी तो होगा क्या, एक्चुअल में सारे फोर्सेस सेम, तो सारे एक साथ टूटना शुरू हो जाएंगे, टूटना नहीं शुरू होंगे, वीक होना शुरू हो जाएंगे। अगर एक बॉन्ड है तो वो बॉन्ड मेरा लंबा होना शुरू हो जाएगा। सारे फोर्सेस एक तरीके थे, कोई डिफरेंस नहीं है, तो सभी को एनर्जी मिल रही है, तो सारे के सारे वीक होना शुरू हो गए। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आया कि जब वो वीक हो रहे थे ना फोर्सेस, अब वो सारे के सारे बॉन्ड टूट गए, स्टेट चेंज हो गई, फेस चेंज हो गई उस टेम्परेचर पे, और जो मेरा क्वार्ट्ज था, जो मेरा सॉलिड था, अब वो लिक्विड में बदल गया। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब मेरा ये है, क्योंकि इस केस में जो एटम्स होते हैं ना वो प्रॉपर अरेंजमेंट में होते हैं, तो जो टाइप्स ऑफ फोर्सेज होते हैं ना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मेरे जो टाइप ऑफ फोर्सेज होते हैं, टाइप ऑफ फोर्सेज इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, फोर्सेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब सभी सेम तरीके के फोर्सेस है। और अगर सभी सेम तरीके के फोर्सेस है तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसपे सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे और जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि मुझे एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा, है ना। हमें पता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, वो हमें पता है आइस का क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब सारे फोर्सेस टूट जाएंगे और एकदम से सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी वजह से जो मेरे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, वही अगर मैं अमरफस सॉलिड्स की बात करूं ना, तो आप लोगों ने देखा है अमरफस सॉलिड में, देखो अब एक जगह आपको स्पेसिंग कितनी ज्यादा दिख रही है, देखो एक जगह स्पेसिंग कितनी कम दिख रही है, यहाँ पे तो कितनी कम स्पेसिंग है, यहाँ पे कितनी ज्यादा स्पेसिंग है। तो स्पेसिंग ज्यादा है मतलब कि उस जगह पे फोर्सेस वीक है ना, और अगर यहाँ पे स्पेसिंग कम है मतलब उस जगह पे फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है ना। तो जैसे ही मैंने हीट किया तो जहां पे मेरा बॉन्ड वीक था, जहां पे फोर्सेस कम थे, वो तो टूट जाएंगे, लेकिन जहां पे फोर्सेस स्ट्रॉन्ग थे वो उस टेम्परेचर पे नहीं टूटेंगे, है ना। उसको तो और ज्यादा हीट चाहिए, उसको तो और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो मतलब कि होगा क्या, जब मैंने अमरफस सॉलिड को हीट किया, वो ऐसा नहीं होगा कि सारे फोर्स वीक हो रहे हैं और सारे एकदम पे जाके वो मेल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो वीक फोर्स थे वो तो पहले टूट जाएंगे और जो स्ट्रॉन्ग वाले फोर्स थे वो नहीं टूटेंगे।
तो एक्चुअल में होता क्या है, जब मैं अमरफस सॉलिड्स को हीट करती हूँ, जब मैं अमरफस सॉलिड्स को हीट करती हूँ, तो हीट करने पर पहले तो वो क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। और वो सॉफ्ट किस वजह से होते हैं, वो इसी वजह से सॉफ्ट होते हैं कि जो वीक फोर्सेस होते हैं ना, वो वीक फोर्सेस खत्म हो जाते हैं, वो वीक वाले बॉन्ड टूटना शुरू हो जाते हैं, उस वजह से वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब एक बार वो सॉफ्ट हो गए, उसके बाद एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा, जिस रेंज ऑफ टेम्परेचर में वो मेल्ट करना शुरू करेंगे। जैसे लगा लो मेल्ट वो कर रहा है, जैसे अगर मैं उनकी बात करूँ ना क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो उनका एक फिक्स टेम्परेचर होगा कि 120 डिग्री पे वो मेल्ट होगा, ठीक है। लेकिन जो मेरे अमरफस सॉलिड होगा ना, क्योंकि सारे फोर्सेस सेम तरीके के, तो उनका एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा जिसमें वो मेल्ट होगा, मतलब कि 100 से 150 के बीच में थोड़ा थोड़ा वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जो मेरे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, उनका तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन अमरफस सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है जिसके अंदर वो मेल्ट होते हैं, ठीक है। अब जब वो मेल्ट होते हैं ना मेरे अमरफस सॉलिड, तो इसीलिए इसी वजह से जो मेरे अमरफस सॉलिड्स होते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है लिक्विड्स की तरफ फ्लो करने की। इसकी टेंडेंसी होती है लिक्विड्स की तरफ फ्लो करने की, उनकी टेंडेंसी होती है, क्योंकि वो पहले सॉफ्ट हो गए और उसके बाद धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो एक लिक्विड की तरह बहने लग जाते हैं। तो इसीलिए जो मेरे अमरफस सॉलिड्स होते हैं, उनको मैं सूडो सॉलिड्स भी बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ? सूडो सॉलिड्स भी बोलती हूँ। और सूडो सॉलिड्स के अलावा उनको मैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ? सूडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स। लेकिन जो मेरे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता। इसी वजह से जो मेरे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉलिड्स। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग मतलब हर 3-4 साल में क्वेश्चन आता है कि व्हाई अमरफस सॉलिड्स आर कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स और व्हाई दे आर कॉल्ड एज सूडो सॉलिड्स, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है लिक्विड की तरफ फ्लो करने की, इसी वजह से। अब इसकी ना एक एप्लीकेशन भी है। अगर आप किसी पुराने घरों में जाओगे ना, तो आप देखोगे जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है, उन पुरानी बिल्डिंग्स के जो ग्लास होते हैं ना, बहुत ट्रांसलूसेंट से मतलब बहुत धुंधले से हो जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन होता है। उसके अलावा जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है, उनमें आप देखोगे जो ग्लास है ना, वो नीचे से तो थोड़ा सा थिक हो जाता है, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा थिन हो जाता है। अब भाई वो तो ग्लास ही था, वो तो उसकी थिकनेस तो सेम थी। लेकिन बहुत सालों बाद जब वो पुराने होते गए, तो हमने देखा कि वो नीचे से तो थिक हो गया और ऊपर से वो थिन हो गया। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि जो मेरा ग्लास होता है ना, वो एक अमरफस सॉलिड होता है। अमरफस सॉलिड होता है, इसी वजह से ग्लास की टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। तो जब ग्लास, पुरानी बिल्डिंग्स के ग्लास होते हैं, वो जब उन पे धूप पड़ती है, तो धूप पड़ने की वजह से उन्हें हीट मिल रही है। तो एक्चुअल में जब हीट मिलेगी, धूप की वजह से इतना टेम्परेचर तो है नहीं, मेल्टिंग पॉइंट इतना टेम्परेचर नहीं दे रहे, लेकिन उनको हीट तो मिल रही है ना। जब हीट मिलेगी, थोड़े थोड़े सॉफ्ट होना शुरू होंगे, इसलिए जो ग्लास है ना, वो फ्लो करता है। और वो नीचे की तरफ जब फ्लो करता है, इसी वजह से जो बॉटम होता है ना, बॉटम तो थिक हो जाता है, लेकिन जो मेरा वहां पे ऊपर का जो पार्ट होता है, वो थोड़ा सा थिन हो जाता है। तो ये जनरली क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है कि जो मेरे ग्लास होते हैं ना, पुरानी बिल्डिंग्स, ओल्ड बिल्डिंग्स में जो हमारे पास विंडोज में जो विंडो पेन्स लगे होते हैं, वो नीचे से मोटे क्यों होते हैं और ऊपर से थिन क्यों होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया बोर्ड्स में, ठीक है। काफी बारी, जनरली 3-4 साल में एक बार वो पूछ लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, कैसे धुंधला सा ग्लास हो रहा है। ये क्यों हुआ? इसका रीजन क्या है? ठीक है, तो इसके लिए टर्म यूज होती है। क्या टर्म यूज होती है? एनीलिंग। एनीलिंग। अब ये एनीलिंग क्या है भाई? ये भी जनरली पूछा जाता है कि व्हाट इज एनीलिंग? एनीलिंग होता क्या है? अब एनीलिंग एक तरीका होता है, उसको समझाने से पहले मैं आपको डेली लाइफ में एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। जैसे ना, हमारे घर में मम्मी क्या करती है, जो मिल्क होता है उसको गर्म करती है, उसको बॉयल करती है। उसके बाद मम्मी बोलती है कि इसको थोड़ा सा ना ठंडा होने दो, डायरेक्टली इसको फ्रिज में मत रखो। अगर डायरेक्टली फ्रिज में रख दोगे ना, तो ये खराब हो जाएगा। बहुत जनरल सा बेसिक सा एग्जांपल है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। या फिर गरम गरम खाना बोलती है मम्मी कि घर फ्रिज में मत रखो, जाके थोड़ा सा ठंडा कर लो, देन उसको फ्रिज में रखना, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोलती है? अब ऐसा भी क्यों बोला उन्होंने कि डायरेक्ट रख दोगे तो खराब हो जाएगा? मतलब कि पहले मैंने उसको पूरा हीट कर दिया, और हीट करने के बाद अब मैं जाके उसको कूल करने के लिए रख दिया मैंने। तो एकदम से मैं ड्रास्टिक चेंज लाना चाह रही हूँ। पहले तो मैंने टेम्परेचर एकदम से बढ़ा दिया, फिर मैंने टेम्परेचर एकदम से कम कर दिया। तो मतलब होगा क्या? इस ड्रास्टिक चेंज की वजह से टेम्परेचर चेंज हुआ,
उसकी वजह से उनकी जो मेरा जो मिल्क होगा या फिर जो मेरा खाना होगा ना, उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज में क्यों चेंज आया? रैपिड हीटिंग करी, देन मैंने कूल करने के लिए रख दिया। इसी तरीके से होता है सॉलिड्स के केस में। मैंने सपोज करो एक अमरफस सॉलिड लिया, उस अमरफस सॉलिड को पहले मैंने रैपिडली हीट किया। क्या किया? रैपिडली हीट किया, एकदम से हीट कर दिया, बहुत टेम्परेचर बढ़ा दिया। हीट करने के बाद उसको मैंने धीरे 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 कूल किया। तो मैंने क्या देखा कि जो मेरा अमरफस सॉलिड था ना, जिसमें रैंडमली एटम अरेंज थे, अब वो एकदम से अच्छे बच्चे बन के बिल्कुल प्रॉपर अरेंजमेंट में जाके बैठ गए। अब प्रॉपर अरेंजमेंट वाला कौन होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना। तो यानी कि रैपिड हीटिंग, उसको जब मैंने उसके बाद रैपिड हीट करने के बाद उसको मैंने कूल किया, तो रैपिड हीटिंग करने के बाद कूल करने पर अमरफस सॉलिड की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, और मेरा अमरफस सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वो कन्वर्ट हो रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनीलिंग। अब वो कन्वर्ट क्यों हुआ? क्योंकि जब मैंने एकदम से हीट किया फिर कूल किया तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हुई, उसमें जो फोर्सेस होंगे उनमें कुछ चेंज आया होगा, जो डिफरेंट अरेंजमेंट थी ना एटम्स की, वो पर्टिकुलर अरेंजमेंट में चेंज हो गई। इसी तरीके से मेरा अमरफस सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, प्रैक्टिकल यूज इसका किया जाता है एक अमरफस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड में बदलने के लिए। तो जनरली ये क्वेश्चन आप लोगों से बच्चों बोर्ड में पूछा जाता है कि एनीलिंग क्या होती है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। समझ में तो आ गया कि एनीलिंग होती क्या है। तो जैसे कि मैंने बोला, ये विंडो आपको दिख रही है, बहुत धुंधली धुंधली सी दिख रही है। तो ये धुंधली धुंधली सी क्यों दिख रही है? बहुत टाइम हो गया, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, एकदम से हीट आती है इसके पास। रोज दिन में धूप होती है, बहुत धूप, 40-45 डिग्री टेम्परेचर है, उसको धूप आती है, उस पर वो हीट होता है। फिर रात को वो धूप चली जाती है तो वो थोड़ा थोड़ा कूल होना शुरू होता है ना। बहुत टाइम हो गया, ऐसी 5-10 साल हो गए। तो एकदम से रैपिड हीटिंग हुई दिन में, फिर रात को वो ठंडा हुआ, अगले दिन फिर वही प्रोसेस हुआ, रैपिड हीटिंग हुई, फिर वो क्या हुआ? फिर वो कूल हुआ। तो पहले तो मेरे पास क्या था? ग्लास था, वो जो कि अमरफस सॉलिड था। ठीक है, उसका एक तरीके से रैपिड सन की तरफ से जो हीट आई, उसके बाद जो कूल हुआ वो, तो एक तरीके से हुआ क्या? क्रिस्टलाइजेशन ही तो हुआ ना, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हुई। इसी वजह से ही ये जो हमें ग्लास होते हैं ना, ये ग्लास हमें इस तरीके से ट्रांसलूसेंट से धुंधले धुंधले से दिखने लगते हैं। तो ये जनरली क्वेश्चंस भी आप लोगों से बच्चों बोर्ड्स में पूछा जाता है कि जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है उनके अंदर ऐसा क्यों होता है कि जो ग्लासेस होती है वो थोड़ी ट्रांसलूसेंट सी हो जाती है, वो ब्लर सी क्यों हो जाती है? रीजन है एनीलिंग, क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, रैपिड हीटिंग, जो धूप निकल रही है, धूप जो पड़ रही है उस पे, उसके बाद कूलिंग जो होती है उसकी वजह से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी एक मेल्टिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन एनीलिंग क्या होती है, एप्लीकेशन क्या है। दूसरा क्वेश्चन सुपर कूल लिक्विड्स वाला, क्या होते हैं सुपर कूल लिक्विड्स। और पुरानी बिल्डिंग्स में जो शीशे होते हैं, जो ग्लासेस होते हैं, वो नीचे से थिक क्यों होते हैं और ऊपर से वो थिन क्यों होते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कि जो पुरानी बिल्डिंग्स में जो ग्लास होते हैं वो ब्लरिंग से क्यों हो जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग हमारी अगली प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास आइसोट्रोपी एंड एनाइसोट्रोपी। अब इसका क्या मतलब है, एनाइसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी। अब किसी भी सॉलिड में अगर मैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर करना चाह रही हूं, जैसे कि कंडक्टिविटी हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ठीक है, अगर वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मैं मेजर करना चाह रही हूं वो डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग है, तो उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे एनाइसोट्रोपिक। ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग डायरेक्शन में मुझे प्रॉपर्टी सेम मिल रही है तो मैं उसको बोलूंगी कि वो आइसोट्रोपिक है। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करते हैं इसको हम, जब हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो होती है ना, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट अमाउंट, मतलब वो डिफरेंट होती है, अलग अलग उनका अमाउंट होता है, उसको हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक। और जब सेम होती है, वो सारी सेम वैल्यू शो करती है, उनको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रोपिक। अब इसका मतलब क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। पर सॉलिड तो एक ही है, एक ही तो मैंने सॉलिड लिया, मैंने एक ही तो आयरन लिया। अब ऐसा क्या होगा कि मैंने इस तरीके से मेजर कर रही हूँ तो वो अलग वैल्यू दिखा रहा है, इस तरीके से मेजर कर रही हूँ तो वो अलग वैल्यू दिखा रहा है ना। ऐसा क्या है उसमें, तो देखो, अब तो आपको फिगर दिख रही होगी। इस फिगर में देखो, यहाँ पे ये जो CD लाइन है ना, जब आप CD लाइन के अंदर को जाओगे, सपोज करो इसमें ना एक ये आपके पास देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही है, पहले रेड वाली है, फिर ग्रीन वाला है, फिर रेड एटम है, फिर ग्रीन एटम है, ऐसे। ठीक है, तो जब आप CD के अलॉन्ग जाओ ना तो 2 तरीके के एटम्स आपको मिल रहे हैं, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, 2 तरीके के एटम्स आप लोगों को दिखे।
लेकिन जब आप ए बी की साइड जा रहे हो तो ग्रीन तरीके के एटम्स दिखे। मतलब जब मैं ए बी की साइड गई, जब मैं सीधा गई तो मुझे तो एक ही टाइप का एटम मिला, ग्रीन वाला। तो जब मैं फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करना चाहूंगी वो तो उसी के अकॉर्डिंग दिखाएगा ना, वो ग्रीन वाले एटम के अकॉर्डिंग ही। लेकिन जब मैं ऐसे गई, पहले मुझे रेड मिला, ग्रीन मिला, देन रेड मिला, देन ग्रीन मिला, मुझे दो तरीके के एटम्स मिले, है ना। तो दो तरीके के एटम मिले, वो तो दोनों के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज दिखाएगा। तो आप देख सकते हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जब मैं दो डायरेक्शन में गई तो मुझे एक डायरेक्शन में तो सिंगल तरीके का एटम मिला, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में मुझे दो तरीके के एटम मिले। तो यही तो रीजन है, वहां पे जब एक ही डायरेक्शन का एटम था वो तो अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज दिखाएगा, लेकिन जब दूसरे डायरेक्शन में एटम था वो तो दोनों के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज दिखाएगा। तो इसीलिए जो मेरे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें इस तरीके से डिफरेंट प्रॉपर्टी आ रही है, इस तरीके से डिफरेंट प्रॉपर्टी आ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेंगे। अब देखो ये थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। अब अमरफस सॉलिड में ऐसा क्या है, उसमें तो आप बोलोगे कि मैम अरेंजमेंट तो उसमें अलग अलग थी, तो उसमें कैसे सेम प्रॉपर्टीज आ जाएगी, उसमें भी तो अलग अलग थी, उसमें तो बिल्कुल रैंडमली अरेंज थे। तो समझने की कोशिश करो, देखो इस डायग्राम से। अब पहले वाले में देखो, आपको दिख रहा होगा कि ये जो ब्लू वाली जो बॉल्स है ना, सारी एक दूसरे के साथ प्रॉपर्ली अरेंज्ड है, मतलब प्रॉपर्ली एक दूसरे के नीचे वो है, ठीक है। अब जब आप इस तरीके से गए तो आपने देखा कि यहाँ पे आपने देखा कि ये जो सारे के सारे जो है ना, ये सब एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये जो सारे के सारे एटम्स है ना। तो जब आप ऐसे गए तो सारे एटम्स आपके पास पूरे कवर अप हो रहे हैं। जब आप ऐसे गए तो देखोगे ये पूरा कवर हो रहा है, ये आधा हो रहा है, फिर ये वाला भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, देन ये आधा आ रहा है, ये आधा आ रहा है, तो एक तरीके का एटम आपको नहीं मिल रहा। तो ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। किसमें होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंट डायरेक्शन में जब आप मूव कर रहे हैं ना, तो डिफरेंट आपको एटम्स मिल रहे हैं। अब अमरफस में देखो, अब यहाँ पे तो देखो रैंडमली अरेंज्ड है, ऐसे बीच में कहीं पे कोई भी एटम है, ये यहाँ पे इस तरीके से, है ना। अब ऐसा कहीं भी नहीं है कि वो बिल्कुल सीधी रो में हो। तो देखो, चाहे ऐसे जाओ तो भी सारे मिक्सअप मिल रहे हैं, चाहे ऐसे जाओ तो भी आपको सारे मिक्सअप मिल रहे हैं, चाहे ऐसे जाओ तो भी सारे मिक्सअप मिल रहे हैं। तो देख सकते हो ना खुद, प्रॉपर अरेंजमेंट तो कहीं है ही नहीं, सभी जगह रैंडम अरेंजमेंट है ना। तो चाहे ऐसे मेजर करो प्रॉपर्टी को, चाहे ऐसे मेजर करो, प्रॉपर्टी तो आपकी सेम ही आएगी। तो इसी वजह से जो आपके अमरफस सॉलिड्स होते हैं ना, अमरफस सॉलिड में जो प्रॉपर्टी जब आप मेजर करते हो तो प्रॉपर्टी आपको सेम मिलती है। तो इसीलिए जो मेरे अमरफस सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं आइसोट्रॉपिक। क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। वही जो मेरे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो अनाइसोट्रॉपिक होते हैं। डिफरेंट डायरेक्शन में उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है, वो अलग अलग होती है ना। अब देखो, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लीवेज। अब ये क्लीवेज का क्या मतलब है, अभी देखते हैं। देखो, क्लीवेज का यहाँ पे मतलब है कि देखो, अब जैसे कि आप अगर एक जेली सी लो, जेली को अगर आप कट करके देखो, ठीक है, वो चाकू लो और चाकू से कट करके देखो, वो कट होती है क्या, नहीं होती, थोड़ा खींचती जाती है ऐसे, और थोड़ा मतलब ऐसी पूरा प्लेन सरफेस नहीं मिलता हमें, ठीक है, ऐसे ही। लेकिन अगर आप सपोज करो आप कोई भी जैसे आयरन ले रहे हो, ठीक है, आयरन चाकू से तो कटेगा नहीं, लेकिन वो जो होता है हमारा जो ड्रिलिंग सी मशीन होती है, उससे अगर आप आयरन को मतलब अलग करना चाहोगे तो हमें प्रॉपर प्लेन स्मूथ सरफेस मिलता है, ठीक है। अगर आप ग्लास देखते हो, कांच जो होता है आपका, कांच टूटता है, ठीक है, तो बिल्कुल रफ सा सरफेस मिलता है ना टूटने पे। ऐसा तो नहीं होता कि वो बिल्कुल प्लेन मिल रहा है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स भी अलग अलग हो जाते हैं, छोटे छोटे, है ना। लेकिन अगर आप वही प्रॉपर एक सॉलिड लो, जब उसको काटोगे या फिर उसको तोड़ने की कोशिश करोगे तो हमें स्मूथ सरफेस मिलता है। तो यही डिफरेंस होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में और अमरफस सॉलिड में। जब ग्लास को जब हम तोड़ते हैं ना तो बिल्कुल रफ सा सरफेस मिलता है, हमें स्मूथ सरफेस नहीं मिलता। वही अगर मैं कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड लूंगी ना, जैसे कि मैंने सपोज करो कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड ले लिया, आयरन ले लिया, उसको मैंने किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मैंने इसको, तो मुझे प्लेन सरफेस मिलता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो क्लीवेज का क्या मतलब है कि जब मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को किसी शार्प एज, कोई भी ऐसा टूल होगा, नाइफ है या कोई भी टूल है, उसके थ्रू मैं कट करूंगी ना तो मुझे स्मूथ सरफेस मिलता है, ऐसे प्लेन सरफेस मिलता है। लेकिन वही अगर मैं अमरफस सॉलिड को कट करूंगी तो मैं रबड़ बैंड को या फिर जो जेली टाइप होता है ऐसा कुछ सॉलिड होगा उसको कट करने की कोशिश करूंगी तो मुझे प्लेन सरफेस नहीं मिलेगा। ग्लास अगर टूटता है तो उसमें प्लेन सरफेस नहीं मिलता। तो इसीलिए अमरफस सॉलिड में इर्रेगुलर क्लीवेज होती है, वही हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारे पास क्लीन क्लीवेज होती है। क्या होती है,
क्लीन क्लीवेज होती है, ठीक है। तो ये था इसका डिफरेंस। मतलब कि हम लोगों ने क्या किया, अभी तक 4 डिफरेंसेस देखे। अब मैं क्या करती हूँ, टेबल ऑफ फॉर्म में इसको मैं थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करती हूँ कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से एग्जांपल्स डिस्कस किए हमने, जिससे कि पता चल जाए कि एक्चुअल में आपको फील हो पाएगी एक्चुअल में मतलब क्या है इसका, रेगुलर अरेंजमेंट, इर्रेगुलर अरेंजमेंट। तो एक बार इनकी प्रॉपर्टीज को शॉर्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, ज्योमेट्री की मैंने सबसे पहले बात करी, क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट होती है। उसके बाद अमरफस सॉलिड में मेरे पास इर्रेगुलर अरेंजमेंट होती है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की बात करी। क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक ही ऐसा टेम्परेचर होगा, फिक्स टेम्परेचर, जिसमें वो क्या करेगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 110 डिग्री आया, पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अमरफस सॉलिड में ऐसा नहीं होता, एक पर्टिकुलर रेंज होती है उनमें, क्योंकि सारे फोर्सेस अलग अलग टाइप के हैं। इसी वजह से पहले तो वो सॉफ्ट होना शुरू करते हैं, उसके बाद एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर में वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमने देखा क्लीवेज प्रॉपर्टी के बारे में। नए जनरेटेड जो सरफेस है, मतलब कि काटने के बाद जो मुझे 2 सरफेसेस मिले ना, वो बिल्कुल प्लेन सरफेसेस है। लेकिन उसके अंदर अमरफस सॉलिड के अंदर इर्रेगुलर सरफेसेस मुझे मिलते हैं। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का क्या मतलब है, एंथैल्पी क्या होती है, पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स में आपने क्लास 11th में। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, है ना। ऐसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्योंकि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, इसलिए इनकी डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होती है। लेकिन अमरफस सॉलिड में ऐसा नहीं होता। एनाइसोट्रॉपिक की अगर मैं बात करूं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मेरे एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन अमरफस सॉलिड मेरे आइसोट्रॉपिक होते हैं। नेचर की बात करूं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मेरे ट्रू सॉलिड्स होते हैं, और मेरे अमरफस सॉलिड्स को मैं स्यूडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोलती हूँ। एग्जाम्पल्स की हमने बात करी, कॉपर, सिल्वर, आयरन, कॉमन सॉल्ट, ये सभी होते हैं मेरे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स, ये सभी मेरे होते हैं अमरफस सॉलिड्स। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक था। 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। डिफरेंसेस जनरली पूछे जाते हैं कि डिफरेंशिएट करो अमरफस सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। वो जो ग्लास पेन्स के मैंने 2-3 क्वेश्चन बताए वो पूछे जाते हैं। स्यूडो सॉलिड्स क्या होते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम कल लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप, किस तरीके के फोर्सेज उसमें है, आयनिक फोर्सेज है, मॉलिक्यूलर फोर्सेज है, कैसे कैसे फोर्सेज उसमें एग्जिस्ट करते हैं। उस बेसिस पे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मजा आएगा इस चैप्टर में। बोरिंग मत लेके चलना, अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करना, चीज़ों को इमेजिन करने की कोशिश करना, क्योंकि आगे जाके बहुत अच्छे तरीके से हम देखेंगे कि एटम्स की एक्चुअल में मैं आपको दिखाऊंगी मॉडल्स के थ्रू भी कि कैसे उनकी अरेंजमेंट है, फील करके देखेंगे कि एक्चुअल में एटम्स किस तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट है। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।